स्वागत है आप सभी स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल साइंस विद टेक्नोलॉजी में। मैं इस लंबे ब्रेक के बाद वापस आ चुका हूँ और आज के इस रॉकेट साइंस की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मून रॉकेट्स के बारे में कि अगर आपको मून जाना है, यानी कि अगर आपको क्या बोलते हैं पता नहीं सॉरी अगर आपको मून जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो मून रॉकेट्स के बारे में समझने या जानने से पहले आपको समझ लो कि रॉकेट्स क्या होते हैं, मतलब रॉकेट्स होते क्या है, तो आपको उसको जानना पड़ेगा। तो रॉकेट्स होता है एक पाथ टू स्पेस, यानी कि आप चाहे सोयूज स्पेस क्राफ्ट ले लीजिए, आप चाहे सैटर्न 5 ले लीजिए, ये सब रॉकेट्स थे। तो रॉकेट्स पे इन सब का काम था कि कोई भी स्पेस क्राफ्ट या पेलोड या क्रू को आप अंतरिक्ष में पहुंचा सके। और अब हमने समझ लिया कि रॉकेट्स होते हैं आपको अंतरिक्ष पहुंचाने के लिए, लेकिन अब इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है जिन पे ये काम करता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो रॉकेट्स जनरली काम करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे, यानी कि न्यूटन के तीसरी नियम गति के तीसरे नियम पे, जो कि कहता है दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मैंने आपको मैं आपकी स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, उसमें आपको एक्चुअली थर्ड इमेज आपको में देख पा रहे होगे। बट जब भी रॉकेट ऊपर जाता है तो वो अपना थ्रस्ट की बात कर रहा है पे, वो अपना थ्रस्ट नीचे की तरफ फेंकता है और फिर जो मतलब सरफेस से फेंकता है, सरफेस उसको ऊपर उठाता है। तो रॉकेट ने किया एक्शन, उसको मिला रिएक्शन। तो अब रॉकेट्स ये करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी करता कैसे, वो बेसिकली अपने फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र का इस्तेमाल करता है। लेकिन आप एक बात समझिए, अगर आप सिर्फ फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र को जला देंगे तो आपको सिर्फ फ्लेम थ्रो मिलेगा, आपको रॉकेट नहीं मिलेगा। आपको रॉकेट बनाने के लिए फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र को जलाना होगा बहुत ही तेज़ी से, यानी कि प्रेशराइज फॉर्म में। तो उसके लिए हम लोग जनरली टर्बो पंप का इस्तेमाल करते हैं। आपको टर्बो पंप का इस्तेमाल करके आपको ईंधन, फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र या प्रोपेलेंट को आपको बहुत तेज़ी से हाई प्रेशर हाई वेलोसिटी में जलाना होगा, और हाई प्रेशर और हाई वेलोसिटी में जलाना होगा। अब आप जो फ्यूल्स और जो लिक्विड एनर्जी देख रहे हैं, तो ये सब होता है केमिकल एनर्जी। तो जो आपका बेसिकली जो इंजन होता है, जो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर और टर्बो पंप के साथ जो बर्निंग करता है, जो वो होता है, वो फ्यूल की केमिकल एनर्जी को लेके काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देता है। और रॉकेट्स ने आपको बताया था दे आर बैकबोन फॉर द स्पेस मिशन। अब हम लोग पे मतलब अब हमारे वे बैक रखते हैं दैट डिस्टेंस एंड पेलोड कैपेसिटी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि आपको जितना दूरी जाना है उतनी पेलोड कैपेसिटी आपकी घट जाएगी। अब पेलोड कैपेसिटी क्या होती है? पेलोड कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है कि कितने भारी सैटेलाइट को, यानी कितने भारी प्रोब या स्पेसक्राफ्ट को आप अंतरिक्ष के ऑर्बिट, मतलब आप अंतरिक्ष में छोड़ सकोगे। तो अब जितना दूरी बढ़ाते रहेंगे आपका जो पेलोड, आप कितना वज़न वहाँ पे छोड़ पाएंगे, वो आपका कम होते जाएगा। जैसे जो सैटर्न 5 है, वो कहने को 150 टन लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता था, लेकिन मून तक जाने में उसे 45 टन ले जा सकता था। यानी कि डिस्टेंस बढ़ाया आपने और आपका वो कम हो गया, मतलब पेलोड कैपेसिटी, आप कितना वज़न ले जा सकते थे वो कम हो गया। तब आगे देखते हैं। तो अब आपने अपने रॉकेट्स का जुगाड़ कर लिया, अब आपको जाना है मून की तरफ, आपको लूना या चांद की तरफ जाना है। तो आप कैसे जाओगे? यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं, और बेसिकली इन दो तरीकों को डिवाइड किया जाता है चीप एंड स्लो में। यानी कि आप अपने फर्स्ट इमेज में देख पा रहे हैं, ये मैं आपको चंद्रयान 2 की प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ। ये चंद्रयान 2 की ट्रैजेक्टरी है, और अब इसने कैसे किया था वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप ये देख सकते, ये मान लीजिए कि ये अर्थ है, ये मेरा हाथ का मान लीजिए अर्थ है, और ये आप मान लीजिए कि स्पेसक्राफ्ट है
जो फ़िलहाल पृथ्वी का चक्कर लगाना है और उसको मून पे जाना है। तो चीप एंड स्लो मेथड क्या होगा, मतलब कम ईंधन में ज़्यादा दूरी कवर कर सके। तो वो तरीका क्या होगा, तो वो तरीके के लिए मतलब आप मान लीजिए आपका प्रोब है यहाँ पे, आपने अब ये एपोजी पर है। एपोजी क्या होता है, एपोजी होता है हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट। मतलब उस स्पेसक्राफ्ट का जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा दूरी पे होगा अपने ऑर्बिट में, उसको हम पेलोड कैपेसिटी बोलते हैं, उसको हम एपोगी बोलते हैं, सॉरी। तो मान लीजिए ये एपोगी पर है अपने। अब एपोगी पर जब वो होगा तो उसकी जो स्पीड होगी वो 0 मीटर पर सेकेंड पर होगी, और अब वो फ्री फॉल करेगा। तो अब फ्री फॉल की ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो अब आप आए, धीरे धीरे आए अपने पेरिजी पर। पेरिजी क्या होता है, पेरिजी होता है लोएस्ट पॉइंट। पेरिजी पे आए, अब आपने अर्थ की ग्रेविटी असिस्ट का इस्तेमाल करके और अपने थोड़े से ईंधन और प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करके इंजन को फायर किया और थोड़ा सा अपना ऑर्बिट रेस कर लिया। फिर आप वापस आए, फिर आपने अर्थ की ग्रेविटी असिस्ट का इस्तेमाल किया, फिर अपना ऑर्बिट और ऊंचा कर लिया। ऐसे करते करते आप मून के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। फिर आप अपना इंजन को फाइनल बर्न करके, आप अपने इंजन को फाइनल बर्न करके एक सिंगल शॉट में ग्रेविटी असिस्ट का इस्तेमाल करके उसको मून की तरफ भेज पाएंगे। तो इस मेथड का मतलब प्रॉज है कि बहुत कम ईंधन में आपको मंगल पे पहुंचा सकता है। मतलब आप भारी से भारी चीज़ कम ईंधन में बहुत पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि बहुत अंधेर धीमा है। मतलब ये बहुत स्लो है। मतलब आप 3-4 महीने तक पृथ्वी के ऑर्बिट में ही चक्कर काटते रह जाओगे। आपको अगर सेफली कम ईंधन में जाना है मून की तरफ। इसलिए आपको पता है कि हमारे चंद्रयान 2 को भी जाने में करीब 60 दिन लग गए थे। तो मतलब जब वो लैंड हुआ मून पे, अब आगे जाकर उसको बात करिएगा प्लान कैसे कर सकते हो। तो उसने किया, तो अब बहुत स्लो होता है। तो इससे आप क्या भेज सकते हो, क्या मेथड वेस्ट है? जी नहीं, इससे आप प्रोब्स भेज सकते हो, कार्गो भेज सकते हो, स्पेसक्राफ्ट भेज सकते हो। मतलब आपको मतलब जिस जो एकदम टॉप प्रायोरिटी पे नहीं है और अगर वो थोड़ा सा डिले हुआ तो आप चला लोगे, उसको आप इसके थ्रू भेज सकते हो। अब दूसरा होता है एक्सपेंसिव एंड फास्ट, जो सैटर्न 5 ने किया था। मतलब सैटर्न 5 इतना बड़ा और भयानक रॉकेट था क्योंकि उसका दाम अंधेर महंगा था। वो $1 बिलियन पर मिशन कॉस्ट करता था। तो लेकिन इसका फ़ायदा कि एकदम बहुत जल्दी है कि तीसरे दिन पे आप चंद्रमा पे लैंडिंग कर सकते हो। तो ये बहुत फास्ट होता है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो अब आप इस मेथड से किसको भेजेंगे? आप इस मेथड से क्रू को भेज सकते हो, क्योंकि आदमियों को आप फर्स्ट मतलब जो चीप एंड स्लो वाले मेथड में नहीं भेज सकते, क्योंकि आदमी पगला जाएगा। 2-3 महीने उससे स्पेस क्राफ्ट में बैठे रहते हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते। तो हमने समझ लिया। अब देखते हैं कॉस्ट एंड रीच। तो कॉस्ट एंड रीच ऑफ प्रपोर्शनल, मतलब आपको कम में जाना है, मतलब आपको कम खर्चे में जाना है। आपको आप बहुत स्लोली जाओगे, मतलब धीमा हो जाएगा आपका स्पीड। आपको ज़्यादा कॉस्ट लगा तो आप बहुत फास्ट जा पाओगे। हम निकले, हमने अर्थ से लॉन्चिंग करी रॉकेट के थ्रू, हम गए मून के ऑर्बिट तक। कोई 2 का इस्तेमाल किया। अब आप मून के ऑर्बिट में पहुंच चुके सेफली। अब आप वहाँ पे लैंडिंग कैसे करोगे? अब आपको पैराशूट का आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। मतलब आप पैराशूट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको सीधे से सीधा सिर्फ लैंडिंग मतलब प्रोपल्सिवली लैंडिंग ही करना होगा। मतलब आपको इंजन्स फायर करके ही लैंडिंग करना होगा। आप पैराशूट क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? पैराशूट देखिए इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि मून पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। अब एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी ग्रेविटी बहुत कम है। तो जो ग्रेविटी वो एटमॉस्फेयर को पकड़ के नहीं रख पाती, तो इसलिए एटमॉस्फेयर नेग्लिजिबल है, ना ही बोल तो वो है ही नहीं। इसलिए आपको सिंपली ईंधन का इस्तेमाल करके लैंडिंग करना है। अब हम आपने समझ लिया कि आपको ईंधन का इस्तेमाल करके आपके पास पैराशूट यूजलेस है। तो क्या ड्रैगन स्पेस का जो स्पेसएक्स ने बनाया है, क्या वो लैंडिंग कर सकते हैं मून पे?
क्योंकि वो भी अपने propulsively अबोर्ट मोटर्स का इस्तेमाल करके पुशर सिस्टम का इस्तेमाल करके अबोर्ट कर सकता है। तो क्या आपने सुपर ड्रैगन मोटर्स का इस्तेमाल करके वो लैंडिंग कर सकता है? जी हाँ, वो लैंडिंग कर सकता है, लेकिन उसको पैर चाहिए होंगे। अभी इसमें पैर नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में प्लान था स्पेसएक्स का कि वो स्पेसएक्स मतलब कि वो ड्रैगन को प्रोपल्सिवली लैंड कराएगी अर्थ के सरफेस पे, लेकिन फिर वो क्यों कैंसिल कर दिया, उसके लिए आप यहाँ पे पूरा वीडियो देख सकते हैं। क्रू ड्रैगन की तो मैंने डिटेल में आपको बताया है, तो उसने क्यों कैंसिल कर दिया मैंने उसमें आपको बताया है। तो इसमें आपको सेफली लैंड कराने के लिए आपको लैंडिंग लिस्ट डालना होगा, क्योंकि आपका अगर आपने लैंडिंग लिस्ट नहीं डाला टच डाउन करते हुए आपका हीट शीट टच करेगा ग्राउंड को, वो ख़राब हो जाएगा। तो आप क्रू को तो आपने सेफली उतार दिया सतह पे, लेकिन जब आप वहाँ से टेक ऑफ करेगा वापस पृथ्वी पे आएगी, आप जल जाएगी क्योंकि हीट शील्ड ख़राब हो चुकी है। और ऐसा ही अपने विक्रम लैंडर के साथ हुआ था, क्योंकि विक्रम लैंडर के इंजन सही टाइम पे फायर नहीं हो पाए थे, सही टाइम पे मतलब उसका सॉफ्टवेयर इंजन टाइमर सब कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा था, इसलिए वो चूक गया लैंडिंग करने से। तो बहुत लोग पूछ रहे कि क्या हम लोग फाल्कन ऑप्शन पे फाल्कन 9 और फाल्कन हेवी का इस्तेमाल करके क्या हम मून पे जा सकते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, ना आप फाल्कन 9 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना आप फाल्कन हेवी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले फाल्कन 9 पे आते हैं। फाल्कन 9 का आप इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो जो प्रोपेलेंट मतलब उसका इंजन क्या चलाता है केमिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में चेंज करने के लिए, वो चलते हैं RP1 और लिक्विड ऑक्सीजन। अब RP1 होता है रॉकेट प्रोपेलेंट वन, यानी कि ये होता है, ये एक स्पेसिफिकेशन होता है जो आप जेट फ्यूल पे लगाते हैं। मतलब आपके पास जो नॉर्मल केरोसिन आता है उसको लीजिएगा, उसको रिफाइन कीजिएगा, आपको जेट फ्यूल मिलेगा, उसको और रिफाइन कीजिएगा तो आपको रॉकेट प्रोपेलेंट वन मिलेगा। तो आपका जो स्पेसएक्स का जो फाल्कन 9 है वो उसका इस्तेमाल करता है। जिसका इसका प्रॉज है कि केरोसिन बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बनाता है, मतलब आपको उससे ज़मीन से उठना है, आप आराम से उठ जाएंगे। थ्रस्ट की बात कर रहा हूँ, आप आराम से उठ जाएंगे, लेकिन वो उतना डेल्टा वी नहीं डाल पाता। डेल्टा वी का मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब था चेंज और वी का मतलब था वेलोसिटी, यानी कि डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। मतलब केरोसिन आपको स्पीड नहीं दे सकता है, केरोसिन आपको थ्रस्ट दे सकता है, आपको स्पीड नहीं दे सकता। अगर आपने सेवन्थ हाइड्रोकार्बन का चैप्टर होगा, आपने उसमें पढ़ा होगा, तो जब आप हाइड्रोजन पे आते हैं वो आपको थ्रस्ट नहीं दे सकते, लेकिन वो आपको डेल्टा वी दे सकते हैं। और आप जब केरोसिन पे आते हैं तो वो आपको थ्रस्ट दे सकता है, लेकिन डेल्टा वी नहीं दे सकता। तो ये इसका साइड इफेक्ट है कि और स्पेस में जाने के लिए आपको हाइट नहीं चाहिए, आपको स्पीड चाहिए। मतलब अब मतलब ऑर्बिट करना है तो आप अर्थ के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर आपका स्पीड धीमा करते 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 आपको गिरा देगा, तो आप नहीं कर सकते अर्थ के सरफेस पे भी ऑर्बिट। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। तो अब जब डेल्टा वी ही नहीं है, स्पीड आपको मिल ही नहीं रही है कि आप मून की तरफ धकेले जा सके, अपने स्पेस क्राफ्ट है उसके द्वारा तो हम धकेले जा सके, तो आप कैसे पहुँचेंगे? तो फैल्कन ऑप्शन नहीं कर सकते, फैल्कन 9 नहीं भेज सकते। अब हम बात करते हैं फैल्कन हेवी का। फैल्कन हेवी से अपग्रेडेड वर्जन है फैल्कन 9 का, मतलब फैल्कन हेवी भी RP1 और ऑक्सीडाइज़र का ही इस्तेमाल करता है। वो भी डेल्टा वी इतना नहीं डाल सकता है, क्योंकि आपको मेन चाहिए स्पीड। स्पीड में भेज ही नहीं पाइएगा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब आप बोलेगा मुझसे कार्गो भेज दे, कार्गो में आप भेज ज़रूर सकते हैं, लेकिन आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि आप जैसे फाल्कन हेवी की पेलोड कैपेसिटी है 40 टन रीयूजेबल, अब 40 टन का उस पर कोई चीज़ रख नहीं पाइएगा, क्योंकि पहली बात है उस पर मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने फाल्कन हेवी की वीडियो में, आप क्यों नहीं रख सकते। फिर मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ। फाल्कन हेवी आप इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि जो फाल्कन 9 का जो फेयरिंग का डायामीटर है वो ही फाल्कन हेवी में लगा दिया, मतलब इसको चेंज नहीं किया स्पेसएक्स ने। तो आप बड़ा चीज़ तो रख नहीं सकते। अब आप बोले कि बड़ा चीज़ ना रख के भारी चीज़ रखते, भारी चीज़ आप नहीं रख पाइएगा,
क्योंकि उसका जो कोर है वो बहुत पतला है, मतलब जो डायामीटर है वो ओवरऑल 3 मीटर का है। तो अगर आप उसे कोई 40 टन का चीज़ रख दीजिएगा वो अपना क्रश कर जाएगा, तो इसलिए नहीं करा जाता है। तो अब फैल्कन हेवी को मून पे ले जाने का बात कर रहा है तो कैसे जाएगी? तो फैल्कन हेवी के लिए एकदम कार्गो मॉड्यूल बनाया जाएगा जो कि है ड्रैगन एक्सेल। ये भी प्रपोज्ड है, इसीलिए करा जा रहा है। आपको लिए ड्रैगन एक्सेल का इस्तेमाल किया जाएगा। और अब आपके पास कोई फैल्कन के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, तो आप सिर्फ वन वे ट्रिप कर सकते हैं। यानी कि आप लैंड कर दें, मतलब फुल फोर्स लगा के बूस्टर को ना यूज़ करके फाल्कन हेवी से आपने भेज दिया, लेकिन आप वन वे ट्रिप कर पाइएगा, आप वापस नहीं आ पाइएगा। तो अब इस प्रॉब्लम स्पेसएक्स जानता था इसको, तो स्पेसएक्स आर्टेमिस स्टारशिप के बना। याद रखिए मैं आर्टेमिस स्टारशिप के बारे में बात कर रहा हूँ, स्टारशिप के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। तो आर्टेमिस स्टारशिप बना रहे स्पेसएक्स मून पे जाने के लिए, तो फैल्कन ऑप्शन कैंसिल होता है। हम स्पेस लॉन्च सिस्टम के बारे में जानते हैं कि जो नासा बना रहा है SLS, वो क्या होगा। तो इस जो SLS है उसको डे 1 से बनाया गया है कि वो क्रू को भेज सके मून पे और मार्स पे। मतलब इसकी जो नींव रखी गई थी वो ही इस बात पे रखी गई थी कि आप कैसे भी करके सॉरी कि आप इसे कैसे भी करके मून और मार्स पे जा सकें। तो अब आपको मार्स पे जाना है, तो अब स्पेस तो आप स्पेस लॉन्च सिस्टम में देखोगे ऑरेंज टंकी है, बिस्किट डिज़ाइन पे आते हैं। ये कैसे आते हैं? ये ऑरेंज टंकी है। आपको लगेगा कि स्पेस शटल पे नहीं, स्पेस शटल के जैसा ही है। स्पेस शटल पर मैं डिटेल वीडियो पे देख सकते हैं, ये स्पेस शटल जैसा ही है। वो स्पेस शटल के डेरिवेटिव से ही बनाया है, मतलब सॉलिड जैसा भी वही है, ऑरेंज टंक भी वही है। तो मतलब इसको स्पेस शटल के डेरिवेटिव से ही बनाया गया है। अब इसका साइड इफेक्ट अंधेर महंगा है, सरकारी है तो लूट लेगा, तो ये अंधेर महंगा है। मतलब 1.8 बिलियन या 1.5 बिलियन डॉलर की एस्टिमेटेड कॉस्ट मानी जा रही है। टाइमलाइन कब से आ रहा है, मतलब 2011 से अब 2021 हो चुका है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी रिसेंटली SLS का ग्रीन रन हो रहा था, लेकिन अभी भी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ। मतलब अभी सब पेपर पे, अभी कुछ ना, अभी भी फर्स्ट डेमो 1 फ्लाइट नहीं हुई है। तो ये मतलब कब से चल रहा है, भगवान जाने कब खत्म होगा। और अननोन फेट, मतलब तो सरकार भी हाथ धो चुकी है कि आप इसको कितने साल तक रगड़ोगे। मतलब अब सरकार ने बोल दिया कि आपसे ब्लॉक 1 बना, हम आपको आगे बनाने ही नहीं देंगे, आपसे ब्लॉक 1 बना, इसको ख़त्म करो। बात करते हैं आर्टेमिस स्टारशिप के बारे में। याद रखिए मैं आर्टेमिस स्टारशिप के बारे में बात कर रहा हूँ, स्टारशिप के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि आर्टेमिस स्टारशिप का जो सोल्यूशन है, आर्टेमिस स्टारशिप मतलब जो नॉर्मल स्टारशिप देखते हैं आप उसको डायरेक्टली मून पे नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको डायरेक्टली मून पे ले जाएंगे और इतना बड़ा स्पेस क्राफ्ट अपना मेन सेंट्रल इंजन फायर करेगा ना, तो वो एक बहुत बड़ा सा गड्ढा कर देगा, क्योंकि उसकी मून की जो ग्रेविटी है वो बहुत कम है। तो मतलब एकदम जैसे ही मैं लैंडिंग करने आएगा एकदम बड़ा सा गड्ढा कर देगा, जैसे ही लॉन्च करेगा इतना ज़्यादा डस्ट उड़ेगा, तो वो सीधा मतलब ये अपने आप के लिए डेंजरस बन जाएगा, क्योंकि आपने धुआं फेंका, अब मतलब आपने इंजन फायर किया, उससे बड़े बहुत भारी सिस्टम है ये। और जब इतना बड़ा स्पेस का अपना इंजन को फायर करेगा तो मतलब वो एक तो मतलब उससे जो पत्थर उड़ेंगे, मतलब स्टार्टिंग में सब पत्थर उड़ते हैं, लेकिन जब उससे पत्थर उड़ेंगे तो मतलब वो हो सकता है कि एस्केप वेलोसिटी पकड़ ले। एस्केप वेलोसिटी होती है वेलोसिटी जिससे आप उसके ऑर्बिट से बाहर निकल सकते हो। तो हो सकता है कि वो ऑर्बिटल वेलोसिटी पकड़ ले और ये खुद के लिए भी खतरा बन सकती है, क्योंकि पत्थर खुद ही आके इसको डैमेज करने लग जाएंगे। तो इसको लैंडिंग पैड चाहिए होगा लैंड करने के लिए, तो वैसा नहीं किया जाएगा। तो स्टारशिप का डिज़ाइन सीधे रिजेक्ट करता है। तो लोग क्या करें, लोग आर्टेमिस स्टारशिप के भी बाद में जा रहे,
पूरा डिज़ाइन चेंज कर दिया आर्टेमिस स्टारशिप के लिए। आर्टेमिस स्टारशिप को फुल्ली रीयूजेबल से लेके यूज एंड थ्रो में बदल दिया। स्टारशिप को भी आप मेरा पूरा वीडियो पे ऊपर आई बटन में देख सकते हैं, को यूज़ एंड थ्रो में बदल के, मतलब इसको इसके आगे हीची लगाया ही नहीं गया है। और अब ये मतलब इतना बड़ा स्पेस का बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, तब इसके हर बार तो नया नहीं बनाओगे, इसके लिए हर बार नया नहीं बनाया जाएगा। इसको करा जाएगा मून टू मून ऑर्बिट, मतलब मून सर्फेस पर जाएगा, फिर लूनर गेट में डॉक करेगा, वहाँ से इसको फ्यूलिंग करी जाएगी, वापस से लैंड करेगा मून सर्फेस ऑर्बिट में, ऑर्बिट सर्फेस ऑर्बिट। तब ठीक है, इतना आ गया, हीट शील्ड हटा दी, मून टू मून ऑर्बिट करना है। अब देखते हैं हम लोग कि इसका जो इंजन्स है वो कहाँ लगाए जाएंगे। तो अभी स्पेसएक्स बात करेंगे, मेथलॉक्स वाले ही थ्रस्टर्स लगाएंगे, और मतलब इसके सेंट्रल बॉडी पर लगाएंगे, ताकि जो फ्यूम है वो स्प्रेड आउट होने से बच जाए। तो स्प्रेड आउट होने से अगर बच जाएगा तो मतलब सेफली निकल पाएगा ये, मतलब लैंड भी कर पाएगा, सेफली असेंट भी कर पाएगा। तो इसको मतलब बॉडी पे थ्रस्टर बनाए जाएंगे। तो अब ये दिक्कत होती है कि सबसे पहले इनका पूरा डिज़ाइन चेंज हो गया, यूज एंड थ्रो में चेंज हो चुका है, और अभी तक कुछ इनका क्लियर है ही नहीं, क्योंकि अभी तक स्टारशिप भी फ्लाई नहीं करा है। तो अब कहाँ से एक्सपेक्ट करोगे कि आर्टेमिस स्टारशिप फ्लाई कर लेगा पहले? नॉट पॉसिबल। तो लोग जो 2024 का टारगेट लेके चल रहे हैं वो तो होने से ही रहा, वो तो हो ही नहीं सकता। मतलब कितना मैथ्स लगाए जो नहीं हो पाएगा। तो नासा भी खुद बोल रहा है कि स्पेसएक्स के केस में सब कुछ अननोन है, ना उनका डिज़ाइन अभी तक कंप्लीट है, ना अभी तक इसका एनिमेशन भी नहीं आया है, ना इसको मतलब इंजन्स कहाँ लगाए, कैसे लगाए, क्या यूज़ है, कुछ नहीं है, ना इसमें हीट शील्ड लगे। तो यह है आर्टेमिस स्टारशिप। तो हम आर्टेमिस स्टारशिप को जाकर लैंड करेंगे। तो बहुत कम ही चांसेस है कि आर्टेमिस स्टारशिप लैंड करा पाएगा 2024 को ह्यूमन को बहुत बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है। जो नासा ने तो अब हम बात करें, जो नासा ने जो 3 जो स्पेसक्राफ्ट चूज़ किए हैं इस पर मून पे जाने के लिए एज मून लैंडर कॉन्ट्रैक्ट्स, जो ह्यूमंस को ले जाएगी मून के सरफेस पे, उसमें है डायनेटिक्स, स्पेसएक्स का आर्टेमिस स्टारशिप और ब्लू ओरिजिन, और बाकी सब कंपनियों को मिला के एक टीम बनाई है जिसका नाम रखा गया नेशनल टीम लीड। वो एक प्रोब बना रहे हैं, उसका नाम भी अभी नहीं हुआ है, मतलब उसका नाम भी नहीं है तभी। तो जो 3 कंपनी जो बिडिंग कर रही, जो जीती है अभी फिलहाल, वो है डायनेटिक्स, स्पेसएक्स और नेशनल टीम। ये तीनों ने अभी ह्यूमन लैंडर कॉन्टैक्ट्स जीते हैं मून पे सेफली जाने का। इन पर मेरा डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बहुत जल्दी आएगा। प्रेजेंटेशन मून रॉकेट्स के बारे में, अगर मून पे जाना है तो कैसे जा सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर दीजिएगा। मैं कहूँगा डिसलाइक बटन 2 का दबाइए, उससे मुझे पता चले आपको कितना ना पसंद है। मैं कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मैं कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, फ्री होकर सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। आपने मेरा ये वीडियो दिखाई जो आपको मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।